धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बागपत के एसपी का है। पहले उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुना आपने। महज कुछ घंटों के भीतर इन्होंने दावा किया कि 7 टीमें बनाई और हमने खुलासा कर दिया उस ट्रिपल मर्डर का जो उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में स्थित गामडोली गांव की मस्जिद में अंजाम दिया गया। एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, या यूं कहें कि वहाँ पे जो इमाम साहब थे, मुफ्ती साहब थे, वहाँ पे पढ़ाते भी थे और वहीं पे रहते भी थे, उनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया गया है। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 जो नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। उनके पास से हथियार बरामद करने का दावा आपने सुना होगा क्या किया है। हथौड़ा बता रहे हैं, उनके पास से छुरी बता रहे हैं, लेकिन जो लड़की के परिजन हैं या जो मुफ्ती साहब का परिवार है वो इससे संतुष्ट नहीं है। हम पहुँचे हैं गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में। एक कॉलोनी है, मलिक नगर, सिद्दीक नगर आप इसे कह सकते हैं, खन्ना नगर से सटा हुआ ये इलाका है जहाँ पे नगर पालिका भी है और लड़की यहीं की थी, यानी कि लोनी की लड़की का कत्ल किया गया, उसकी दोनों बच्चियों को मार दिया गया बागपत के अंदर। ये बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वारदात हुई है और जो सवाल उठ रहे हैं उससे लोग ये कह रहे हैं कि ये 2 नाबालिग बच्चे इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं। पुलिस के खुलासे पर, पुलिस की थ्योरी पर उनको यकीन नहीं है। मेरे साथ उस लड़की के बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं, नाम है मुफ्ती असरार उल हक साहब। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं मौके पे नहीं जा पाया हूँ, लेकिन ये लोग मौके पे रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं और यहीं पे तदफीन की जाएगी। मुफ्ती साहब, क्या वजूहात हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं कि पुलिस ने जो खुलासा किया, पुलिस तो कह रही है सीसीटीवी में दोनों आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं, मुतमईन नहीं, क्या है मसला? मैं प्रशासन के खुलासे से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं सबसे पहले अपनी लोनी सीट के विधायक और एमपी और अपने सूबे के वज़ीर आला और आला अधिकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और ऐसे ही गांगनौली सीट के जो विधायक और एमपी है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मज़लूम को कोई सज़ा ना मिले और जालिम कोई छूटे नहीं। मैं इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि हमने तहरीर दी प्रशासन के कहने पर और प्रशासन से हमने वो मांगी, वो कहा कि 10-15 मिनट के बाद आपको एफआईआर काट के दे देंगे, लेकिन अच्छा खासा वक्त गुजर गया। फिर ये कहा कि बागपत पहुंच जाओ डेड बॉडी के लिए, हमने वहाँ कागज़ भेज दिए, पोस्टमार्टम करा लो। हमारे अक्सर आदमी
बागपत आ गए, लेकिन हम 2-4 आदमी वहाँ रहे। तो पुलिस ने मुझे ये कहा कि हमने मुलजिम पकड़ लिए हैं और आइए आप देख लो, मालूम कर लो, बात कर लो उनसे, बच्चे हैं। मुझे पहले तो बच्चे सुनकर थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। जब मैं अंदर गया तो बच्चे वहीं के पढ़ने वाले थे। वो बच्चे मुझे देखकर रोने लगे और मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई तुमने इतना बड़ा काम किया है ये। जब मुझसे पुलिस वालों ने कहा कि मालूम कर लो, वो बच्चे यूँ कहने लगे मुझसे कि जी हमने नहीं किया है, हमसे तो पुलिस मार मार कर कहलवा रही है। और ये कहा कि एक बच्चे ने कि मेरी उंगलियों में वो डाल के क्या होता है कि इस तरीके से दबाया और मेरे सर को भी पता नहीं क्या बताया और मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कहलवा रहे हैं। मैंने उसी वक्त कहा कि ये बच्चे तो मना कर रहे हैं, आप कह रहे कि नहीं इन्होंने हमारे सामने हंगा है। मैंने कहा ये बता रहे कि आप मार मार कर हंगवा रहे हैं। फिर पुलिस वालों ने हमें बाहर निकाल दिए कि आप बाहर खड़े हो थोड़ी देर। उसके बाद उन बच्चों से क्या बात की वो जाने। एक बच्चा उनके दबाव में आ गया और दूसरा बच्चा दबाव में नहीं आया। फिर दूसरी मर्तबा वहाँ ले गए हमें अंदर कि अब करो बात, देखो अभी हंग रहे हैं। एक बच्चे ने दबी आवाज़ में उसका इकरार किया, लेकिन दूसरा बच्चा भी कह लगा जी नहीं हमसे तो ज़बरदस्ती कहलवा रहे हैं, मार पीट रहे हैं। उस बच्चे को खुद मेरी आंखों के सामने यहाँ से बाल पकड़े और बाहर खड़ा करके कई मार के फिर दूसरे कमरे में लेकर गए। हमने ये कहा, मैंने कहा हम इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं। ठीक है, मैं ठीक है आप बच्चों कह रहे हैं, पहली बात तो मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन अगर बच्चों का इसमें हाथ है भी, लेकिन ये बच्चे अकेले नहीं कर सकते, प्लानिंग के तहत हुआ है। अब कौन है, किसी बड़े आदमी का ज़रूर इसमें हाथ है जो इन बच्चों को मशवरा दिया गया है। एक एक करके कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आपने पहले कहा कि पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं, एप्लीकेशन ले ली, एफआईआर की कॉपी नहीं दी, आपको कह दिया बागपत चले जाओ। इस वजह से आपके सामने पुलिस उनको मार पीट रही है, इस वजह से, या सामने जब आप वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे कत्ल किया गया इन तीनों का, आपकी बहन का, दोनों बच्चियों का, छोटी छोटी भांजी हैं उनका, वहाँ के हालात देख के आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये काम बच्चे कर सकते हैं क्या? मुझे यकीन नहीं इस बात का कि बच्चों ने अकेलों ने किया। बच्चे शरीक हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ में कोई और लाजमी तौर पर है। जो सीसीटीवी में बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बाद में सीसीटीवी बंद हो गया, बच्चे फिर बाद में वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं, वहीं से पुलिस को डाउट है, पुलिस ने पकड़ा, उनके पास से हथौड़ा, छुरी सब बरामद करी है पुलिस ने, तो उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं इसलिए नहीं हूँ कि अकेले बच्चों का जो मामला आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से 12-14 साल के बच्चे हैं, वो पेश किए गए हैं। मैं इसलिए मुतमईन नहीं हूँ, उन्हें किसी का सहारा तो ज़रूर है पीछे से। अकेले 2 बच्चे या 3 बच्चे प्लानिंग नहीं बना सकते। कौन है, मतलब क्यों करेगा कोई? अगर मान लीजिए आप ही की बात माने, क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है ये बच्चे जो हैं पढ़ते थे मुफ्ती साहब के पास, आपके बहनोई साहब के पास, और वो इनको मारते पीटते थे, इस वजह से गुस्से में आके उन्होंने कर दिया। ये कोई और क्यों करेगा? इनकी तो वजह बनती है। अगर 2-4 आदमी कोई एक कत्ल कर दे, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब ये 2 बच्चे 3-3 कत्ल कर रहे हैं, सोचने की बात है। मैं देखिए जनाब, जो मैं अपनी आंखों से वहाँ देख कर आया हूँ और मैंने वहाँ अंदाज़ा किया, अगर मेरा कत्ल भी होगा मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूँगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई मेरा मर्डर कर दो, चाहे कुछ भी कर दो मेरा, मैं पीछे नहीं हटूँगा अपने बयान से। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने वज़ीर आला से इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। क्या आसपास के लोग, क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर जगह है, वहीं पे कत्ल हुआ है जी, आसपास के लोग, चलिए तो पुलिस को छोड़ देते हैं, और ये लड़के जो है वो उसी गांव के हैं, आसपास के लोगों का क्या कहना? कोई बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई है। मैं तो जिस टाइम वहाँ पहुँचा, हमारे जाने से पहले हमारी बहन को और भांजियों को डेड बॉडी पुलिस ले गई थी, और फिर हमें थाने में बुलाए, वहाँ गए। पहले बहुत प्यार से बातें हुई है, और वो तहरीर लिखी हमने, एफआईआर का आगे हम एफआईआर देंगे अभी कुछ देर के बाद, लेकिन हमें एफआईआर भी नहीं दी है। फिर बाद में हमने कहा, जब हमने ये कहा हम इससे मुतमईन नहीं इस कार्रवाई से कि ठीक है जाओ तुम जाओ, हमने कहा हमें एफआईआर की नकल दे दो कि कल आना, कर लेना।
क्या आपके जो बहनोई हैं मुफ्ती साहब जी। वो बता रहे हैं वहाँ पे एक लंबे समय से थे, कई साल से थे, हाँ। किसी से कोई रंजिश? मुझे मालूम नहीं। देखिए मुफ्ती साहब का जहाँ तक मामला है, मैं नहीं चाहूँगा अगर मुफ्ती साहब बेकसूर है उनको सज़ा दी जाए। बेकसूर को किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने जुल्म किया है तो बचना नहीं चाहिए। ये तो क्या आपको शक है मुफ्ती साहब पे जो आप सज़ा की बात कर रहे हैं? मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो बेकसूर है तो उनको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये पुलिस ने तो खुलासा कर दिया ना, अब क्या बाकी रह गया इसमें? बस ठीक है, बाकी ये रह गया कि उन जो दो बच्चों को पेश किया गया है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। क्या मतलब लगता है कौन करेगा? आप मीडिया के लोग इसमें मेरा क्या कर सकते हैं? आप भी जमहूरियत का एक सुतून है मीडिया भी। देखिए मीडिया तो अलग बात है, मेरा तो दोस्ताना है इस घर से, और वो हमारे परिवार की एक तरीके से बच्ची है, और आपने बड़े लाड़ प्यार से उसकी शादी की, हर चीज़ में मुफ्ती साहब जो है आगे आगे रहते थे, पेश रहते थे। समझ सकते हैं एक बड़े भाई पे क्या गुजरती होगी कि उसकी छोटी बहन है, छोटी छोटी जो भांजियाँ हैं उनके ऐसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए। क्या वजह है? कुछ तो पता चला होगा गांव में रहते हुए, किसी अड़ोस पड़ोस में कोई झगड़ा, कोई रंजिश? मैं वहाँ किसी के यहाँ बैठ ही नहीं सका, जाकर वहाँ जमीयत के लोग बैठे थे, उनके पास कुछ देर बैठे, फिर अजान हो गई मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद क्या लगे थाने में, चलो जी थाने में। कुछ जो रिश्तेदार थे, कुछ यहाँ के कुछ कहीं के, वो ले सब हमदर्दी में थे, मशवरे में कोई कहीं खड़ा हो गया, कोई कहीं खड़ा हो गया, तो इसलिए थाने में भी काफ़ी देर में पहुँचे हम। क्या आप कभी पहले गए हैं उस गांव में? गया हूँ, आते जाते रहते थे मिलने इस राना से? बिल्कुल। मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत रखिए, देखिए मुफ्ती साहब हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। तो कभी कोई ऐसी बात हुई हो? मैंने परसों भी बुध के दिन मेरे बच्चे पढ़ाना पड़ते, वो आ रहे थे, मेरी बहन ने मुझसे कहा भाई साहब बच्चों को यहाँ को भेज दियो, मेरे से मिल लेंगे। मैंने कहा देर हो जाएगी कि सुबह चले जाएंगे। मैंने कहा ज़रूरी है भेजना। बस वो खामोश हो गए। जब यहाँ से वो बच्चे गए, मैंने अपने घर कहा कारी साहब को भेजे, मैंने कहा इनको ले जाओ, पढ़ाना छोड़ गो, लेकिन इस राना से मिलाकर तब लेकर जाना, और अपनी बहन के लिए ख़ास तौर से मैं नहरी बनवा कर उन बच्चों के लिए मैंने कहा उनको लेकर जाइए। मुझे पता तो वो आखिरी बात थी आपकी इस राना से, उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। तो कल कैसे खबर आई? उसके बाद पुलिस ने खबर दी कि आसपास के लोगों ने खबर दी? जैसे यहाँ से मैंने कारी साहब को भेजा, मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया था, वो आ रहे हैं बच्चे, उन्होंने रोकना नहीं, मदरसे से जाएंगे। मेरे पास कल कोई 2:30-3 बजे ऐसा ही वक्त था, मैं आया था दिल्ली से, शायद मेरी आपकी बात भी हुई थी, मैं दिल्ली में हूँ। खाना खाया आगे, हमारा भतीजा है खाला का पोता, मौसी का पोता आस मोहम्मद, वही रिश्ता कराने में भी था। उसका फ़ोन आया कि जैसा कुछ पता लगा है? मैंने कहा नहीं, कि वो हमारी फुप्पी जो है सराना, उसका और उसके दोनों बच्चों का कुछ हादसा हो गया, बेहोश बता रहे, अब मैं फाइनल मालूम करके बता दूँ। फिर उसका फ़ोन आया कि चाचा तीनों को कत्ल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस राना से वही आपकी आखिरी बात थी जब बच्चे वहाँ पे अपनी फुप्पो से मिल के आए हैं, उसके बाद से कोई बात नहीं हुई थी। ये जो बहनोई हैं मुफ्ती साहब बता रहे हैं देवबंद गए हुए थे, ये भी नहीं थे मौके पे? ये बताया गया वो देवबंद गए हुए थे जी। तो वो आ गए वापस, बाद में उनसे कोई बात हुई है? मुझे ये मालूम हुआ जैसे ही वो आए उन्हें पुलिस ले गई। क्या सिर्फ थाने पे आपकी थानेदार से बात हुई, सीओ वगैरह से बात हुई, वरना वहाँ पे तो मौके पे कल डीआईजी भी पहुंचे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आए थे मेरठ तक से? मैं देर से पहुंचा हूँ। अलबत्ता ये है कि ये जो वो होते हैं ना, बिल्ले लगे हुए होते हैं, वो तो कहीं थे वो इस अंदाज के वहाँ। चलिए, तो ये इंसाफ की बात उठा रहे हैं, और बेहतर इसमें ये होना चाहिए कि अब एक अलग से कमेटी बनाई जानी चाहिए। भाई जब पीड़ित परिवार किसी जांच से, किसी खुलासे से संतुष्ट नहीं है, तो पुलिस को भी अपनी चीज़ पे, अपनी ज़िद पे अड़ना नहीं चाहिए। और पीड़ित एक नहीं 3-3 लोगों का मर्डर हुआ, कोई मामूली मर्डर नहीं हुआ, मस्जिद के अंदर घुस के कत्ल को अंजाम दिया गया है। इस पर एक उच्च स्तरीय जाँच तो होनी चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे आला अधिकारियों से इस मामले में बात करने की।